बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटीवायरल ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हेपेटाइटिस थेरेपी। तो हेपेटाइटिस बेसिकली एक वायरल डिजीज़ होती है जिसमें वायरस हमारे लिवर को अटैक करता है और हमारे लिवर के जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है। तो देखा जाए देयर आर 5 मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस जिनको हम हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं। तो क्लासिफाइड इस तरह से कि हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस, ई वायरस और जी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस को एचबीवी या एचबीएस भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस ए वायरस से पहले स्टार्ट करते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। फैमिली इसकी पिकोरना वायरस है या पाइकोरना वायरस। प्रॉपर्टीज़ में टिपिकल एंटेरोवायरस, नॉन एन्वेलप्ड आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड, ये बेसिकली वायरल की जो है डिफरेंट यहाँ से डिटेल है उसकी माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं इसको। फार्माकोलॉजी से इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली जो इसकी वायरोलॉजी आप उसमें पढ़ते हैं, माइक्रो में पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन का है, इसका फीकल ओरल रूट है। फिर ह्यूमन्स आर द रिजर्वोयर टू द एचएवी, यानी ह्यूमन के अंदर ही पाया जाता है ये। फिर वायरस अपीयर्स इन फीसेस रफली आफ्टर द 2 वीक्स, और ये आउटब्रेक्स हो जाती हैं अक्सर। फिर ये ट्रांसमिट होता है एक बंदे से दूसरे बंदे में। वायरीमिया का लेवल इसका लो है, यानी कि वायरस हमारे ब्लड में नहीं फैलता है हेपेटाइटिस का जो वायरस है। और पैथोजेनेसिस में देखा जाए तो वायरस जो है जीआईटी में रेप्लिकेट करते हैं, जैसे हमने कहा एंटेरो वायरस है तो ये जीआईटी में रेप्लिकेट करता है, वहीं से फिर लिवर तक स्प्रेड करता है और हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट कर देता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में देखा जाए तो फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, पेल फेसेस, एलिवेटेड ट्रांसएमिनेज लेवल्स, और इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 4 वीक्स होता है। तो ये हेपेटाइटिस ए वायरस अक्सर लोगों को हेपेटाइटिस ए हो जाता है। ट्रीटमेंट पे आ जाए तो एंटीवायरल ड्रग डायरेक्टली यूज़ नहीं की जाती, यानी हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए हम डायरेक्टली कोई एंटीवायरल ड्रग यूज़ नहीं करते। वैसे तो इम्यूनाइजेशन की जाती है फिर, जो कि 2 डोजेज़ में होती है। एक होती है इनिशियल डोज़, फिर होती है बूस्टर डोज़ जो कि 6 से 12 महीने के अंदर होती है। या तो ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है या पैसिव इम्यूनाइजेशन भी की जा सकती है, यानी कोई भी अनइम्यूनाइज्ड पर्सन हो, वो किसी ऐसे एंडेमिक एरिया में जाता है तो उसकी पैसिव इम्यूनाइजेशन कर दी जाती है। एक वैक्सीन है ट्विनरिक्स के नाम से आती है, कॉम्बिनेशन है वैक्सीन की दैट इम्यूनाइजेस अगेंस्ट बोथ एचएवी और एचबीवी। तो ट्विनरिक्स हमारे पास अवेलेबल होती है जो कि इम्यूनाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। अभी आपने देखा हेपेटाइटिस ए वायरस आरएनए वायरस है, जबकि बी वायरस है डीएनए वायरस। तो उसकी जो फैमिली हेपा डीएनए वायरस है। प्रॉपर्टी एनवेलप्ड वायरियन है, सरफेस एंटीजन इस पे होते हैं एचबीएस, और डीएनए पॉलीमरेज कोर होती है इसकी। बाकी जो इसकी वायरोलॉजी है थोड़ी बहुत लिखी गई है, आप माइक्रोबायोलॉजी में इसकी पढ़ सकते हैं। कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं है, ह्यूमन ही इनके नेचुरल रिजर्वायर्स होते हैं। ट्रांसमिशन बिल्कुल इनकी हो सकती है ब्लड के थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो सकती है, क्योंकि जो एचबीएस होता है सीमन में भी पाया जाता है, वेजाइनल फ्लूइड में भी पाया जाता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एचबीवी लाजमन जो है ट्रांसमिट हो सकता है। 75% ऑफ द एचबीवी पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड जो एशियंस हैं, ये एक बहुत बड़ी रेशियो है। रिस्क फैक्टर देखा जाए तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है, इसके ह्यूमन ट्यूमर वायरस या एचबीवी वैक्सीन यूज़ की जाती है। देयर वाज फर्स्ट वैक्सीन टू प्रिवेंट अ ह्यूमन कैंसर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो कि कैंसर के खिलाफ सबसे पहले वैक्सीन कौन सी यूज़ हुई है, तो एचबीवी वैक्सीन जो है, क्योंकि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यहाँ पे एक बड़ा चांस बन सकता है, रिस्क फैक्टर है इसका। क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे आए तो मीन इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 12 वीक्स है इसका। एक्यूट हेपेटाइटिस बी सिमिलर है हेपेटाइटिस ए के, लेकिन इसकी सिवियरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हेपेटाइटिस ए। तो ट्रीटमेंट पे आ जाए तो इसका भी नो एंटीवायरल थेरेपी इज़ यूज्ड इन एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस। लेकिन अगर ये केस क्रॉनिक बन जाता है तो ओरल थेरेपी अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें ड्रग्स आती हैं लेमिवोडिन, एडेफोविर, एंटेकाविर, और पैरेंट्रल में आते हैं इंटरफेरॉन्स। तो ये जो ड्रग्स वगैरह है लेमिवोडिन वगैरह, ये बड़ी पुरानी ड्रग्स हैं और ये अभी स्पेसिफिकली यूज़ नहीं होती। एक तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से रेजिस्टेंस भी हो जाती है। तो स्पेसिफिकली जो हमारे पास ड्रग्स यूज़ होती हैं, जैसे कि इंटरफेरॉन्स हैं जो कि हमारे नेचुरल इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। तो बेसिकली नेचुरली ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये, और ये वायरसेस जो हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो उसकी इन्फेक्शन को, वायरस की जो एबिलिटी है हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करने की, उसके साथ इंटरफेयर करते हैं, यानी वायरस को हमारे सेल इन्फेक्ट करने नहीं देते। इंटरफेरॉन देखा जाए बेसिकली 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो
द लार्जर द मॉलिक्यूलर साइज़ यानी जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा हो जाता है तो एब्ज़ॉर्प्शन उसकी उतनी ही कम हो जाती है और क्लीयरेंस भी उसके मुताबिक कम होती है। मैकेनिज़्म एग्ज़ैक्टली इसका क्या होता है अभी तक अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि हम किसी को इंटरफेरॉन इंजेक्ट करते हैं तो जो होस्ट सेल एंजाइम्स होते हैं दैट इनहिबिट द वायरल आरएनए ट्रांसलेशन वहाँ पे नहीं हो पाती एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द डिग्रेडेशन ऑफ द वायरल मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो यानी कि मैसेंजर आरएनए वो ट्रांसलेट नहीं होगा, वो जाके जो है प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा। थेरेप्यूटिक यूजेस में देखा जाए तो स्पेसिफिकली इंटरफेरॉन्स एचबीवी में ही यूज़ होते हैं। ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर एचसीवी इन कॉम्बिनेशन विद अदर एजेंट्स यानी इंटरफेरॉन्स हम हेपेटाइटिस सी वायरस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन थेरेपी में जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट पे हैं, फ्लू लाइक सिम्पटम्स हैं, फीवर, मायाल्जिया, आर्थ्राल्जिया एंड जीआई डिस्टर्बेंसेस। फीवर तो बुखार हो जाता है, मायाल्जियाज़ है कि इंसान को थकावट फ़ील होती है, लेकिन मसल्स वगैरह में उसको बहुत ज़्यादा थकावट और पेन फ़ील होता है। आर्थ्राल्जिया यानी कि बोन्स में इंसान को पेन फ़ील होता है, जीआईटी डिस्टर्ब रहता है। फिर फैटीग है, मेंटल डिप्रेशन कॉमन होते हैं इन ड्रग्स के साथ। अच्छा, लेमिवोडिन जो कि हमने कहा साइटोसिन एनालॉग है यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है उसका एनालॉग बनता है। इन्हिबिटर है एचबीवी और एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का जो एचआईवी के अंदर होता है। मैकेनिज्म ये है कि ये सबसे पहले फॉस्फोराइलेट होती है बाय होस्ट सेलुलर एंजाइम्स और इसका ट्राइफॉस्फेट फॉर्म बनती है। फिर वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है एचबीवी आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को। तो जब उसके साथ कम्पीट करती है तो वो खुद जाके बाइंड कर जाती है और जो है नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनने देती और रेप्लिकेशन जिससे नहीं होती। हाफ लाइफ देखा जाए तो काफ़ी घंटों तक इसकी हाफ लाइफ प्लाज्मा में ये ड्रग में मौजूद रहती है। रेजिस्टेंस के इश्यूज़ हैं, इसके हाई रेट ऑफ रेजिस्टेंट है लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए। इसी वजह से ये लेमिवोडिन अब रिकमेंडेड ड्रग नहीं है। और नहीं नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज कॉल्ड एज एडाफोविर। तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखें तो इट इज फॉस्फोराइलेटेड बाय द सेलुलर काइनेजेस। इसका एडाफोविर डाइफॉस्फेट बनता है, उसके बाद वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं वायरल डीएनए में। तो दिस लीड्स टू द टर्मिनेशन ऑफ चेन इलोंगेशन एंड प्रिवेंट्स रेप्लिकेशन ऑफ द एचबीवी यानी कि जो वायरस की जो चेन बनती है जिससे फिर वो रेप्लिकेट करते हैं वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है और फिर वो उसका डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाता। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी वंस अ डे है, एक्सक्रीशन किडनी से होती है और अगर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए तो यानी एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन जो है सीवियर एक्सरबेशन ऑफ द हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस की कंडीशन मजीद सीवियर हो जाती है। टॉक्सिसिटी में इसका इशू है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है हमारे पास ये और जिन लोगों को क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिक है तो रीनल डिस्फंक्शन में फिर इस ड्रग को अवॉइड किया जाता है। और देखा जाए तो अभी वही बात है कि इंटरफेरॉन्स ही यूज़ होती हैं, एडाफोविर भी अब रिकमेंडेड ड्रग नहीं आती जो हेपेटाइटिस बी की गाइडलाइंस हैं। नेक्स्ट ड्रग है एंटेकाविर। एंटेकाविर एक गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड है यानी कि वही बात न्यूक्लियोटाइड पे आ जाती है कि डायरेक्टली डीएनए पे अटैक करती है। इंट्रासेलुलर फॉस्फोराइलेशन होती है, ट्राइफॉस्फेट बनता है इसका, फिर वो compete करेगा नेचुरल सब्सटेंस के साथ और डीऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी हो तो डीऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं बन पाता, उसकी जगह हमारी ड्रग आ जाती है। इफेक्टिव है अगेंस्ट लेमिवोडिन रेजिस्टेंस के खिलाफ इफेक्टिव है यानी कि वो वायरसेस वो एचबीवी जो जिन पे लेमिवोडिन असर नहीं कर पाती वहाँ पे एंटेकाविर यूजफुल ड्रग है, इफेक्टिव है। एक्सक्रीशन इसकी यूरिन से होती है। डोज एडजस्टमेंट चाहिए होगी रीनल डिस्फंक्शन में और कंकमिटेंट यूज विद रीनल टॉक्सिक ड्रग्स यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है हेपेटाइटिस सी वायरस। वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जिस तरह के हेपेटाइटिस ए वायरस था। फैमिली है फ्लेवी वायरसेस और इसकी 6 जीनोटाइप्स होती हैं यानी कि ये फिर एक सिंपल वायरस नहीं है, इसकी मजीद आगे जीनोटाइप्स हैं। ट्रांसमिशन इनकी होती है ब्लड के थ्रू, मदर टू चाइल्ड भी हो सकती है। अच्छा, सेक्सुअली इनकी जो ट्रांसमिशन है वो कॉमन नहीं होती। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में देखा जाए तो एक्यूट इन्फेक्शंस तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जब सिम्टम्स आते हैं तो मेलेज, नोजिया, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, जॉइंटिस वगैरह हो जाते हैं। हेपेटाइटिस सी कॉज प्रीडिस्पोजिशन टू लिवर सिरोसिस यानी कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी हो जाता है फिर वो रिस्क पे आ जाते हैं लिवर सिरोसिस के, ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के। ट्रीटमेंट पे डायरेक्ट आते हैं तो जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वहाँ पे डिफरेंट थेरेपीज होती हैं। एक तो हम एंजाइम्स को टारगेट करते हैं जो कि एंजाइम्स हैं हेपेटाइटिस सी वायरस के, जैसे कि NH3 NH4A प्रोटीएज ये एक वायरस होता है, NH5B वायरस होता है
और NH5A वायरस। ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं वायरसेस में जो उनको रेप्लिकेशन में और उनकी रिलीज में जो है मदद देते हैं, और जो वायरल प्रोटीन्स बनती हैं उनको बनाने में मदद देते हैं। तो हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली इन वायरल एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं, ताकि वायरस ना रेप्लिकेट कर सके, ना वो अपनी प्रोटीन्स बनाए, ना वायरस की असेंबली बने, और वो वायरस रेप्लिकेट ना करे। तो जो हमारे पास बेसिक ड्रग्स हैं, एक तो हमारे पास है पेरिटेप्रेविर है, फिर ग्रेजोप्रेविर और वोक्सिलाप्रेविर और ग्लिकाप्रेविर। ये वो ड्रग्स हैं जो बेसिकली हमारे पास हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट यूज होती हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो NH5B पोलीमरेज इनहिबिटर्स, यानी कि जो हमारे पास पोलीमरेज इनहिबिटर है, सोल RNA पोलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द HCV रेप्लिकेशन, यानी HCV रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायरस। तो हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ द NH5B RNA पोलीमरेज इनहिबिटर, यानी आप इस एंजाइम को दो तरीके से जो है इनहिबिट कर सकते हो। एक तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग होते हैं, दूसरा नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स हैं। ठीक है, तो ये ड्रग की केमिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। एक तो है सफॉस्बुविर जो कि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, दूसरी ड्रग है डेसाबुविर जो कि नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, और वो एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करते हैं, एक एंजाइम पे डायरेक्टली बाइंड करी है एक्टिव साइट पे, और दूसरी एक्टिव साइट की बजाय एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करती है। सो दीज आर वेल टॉलरेटेड ड्रग्स विद फ्यू एडवर्स इफेक्ट्स। फिर उसके बाद मजीद ड्रग जो हमारे पास है NH5A के जो इनहिबिटर्स हैं, जैसे कि लेडीपेसविर, फिर ओम्बिटसविर, एल्बेसविर, वेल वेलपेटसविर। ये वो ड्रग्स हैं बेसिकली जो NH5A रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करती हैं। अच्छा, राइबोवरिन यहाँ पे अप्रूव्ड है क्रॉनिक HCV में यूज होती है। एक बार हमने राइबोवरिन का पहले भी जिक्र किया था रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, तो यहाँ पे भी HSV क्रॉनिक HSV जो है उसमें भी राइबोवरिन जो है रिकमेंडेड ड्रग है। ये गोनोसिन एनालॉग होता है, एग्जैक्टली मैकेनिज्म इसका अब तक नोन नहीं है, लेकिन वायरल क्लियरेंस और रिलैप्स रेट को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। तो ये HCV थेरेपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो यहाँ तक कि जो हमारे पास बेसिक ड्रग्स थी जो हमने पता की हैं, वो है एक तो हेपेटाइटिस की पैथोजेनेसिस क्या होती है, और फिर हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स कौन सी यूज होती हैं हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए।